तो लास्ट टाइम जो है वो हमने ईएमआई और एसी जो है उसके कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर कर लिए थे, हर एक डेरिवेशन जो है ना वो आपने इसके बेसिस पे लगा ली थी। अब ईएमआई और एसी के क्या क्या मेन क्वेश्चंस जो हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन जो है ना वो हमने करना है। तो इसमें लगभग से 12-13 न्यूमेरिकल जो है वो मैं लाया हूँ आपके लिए, और यही क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो करना क्या है यहाँ पे, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये हर टाइप के क्वेश्चन जो है 1 मार्क 2 मार्क हर टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको ये बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें एक बार, क्या बोला हुआ है। करंट इज फ्लोइंग, करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम को मैं बड़ा बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक सर्कुलर कोयल है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो बी है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, ए। और इन क्वेश्चंस में आप क्या देखेंगे कि हम टॉपिक भी जो है वो डिस्कस दोबारा से एक बार करने की कोशिश करेंगे, और टॉपिक मैं बता भी दूंगा इस टॉपिक के बेसिस पे सवाल है, और वो टॉपिक आपने दोबारा से पढ़ भी लेना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ डायरेक्शन जा रही है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटेलिक लूप, ठीक है। करंट जो है वो कहाँ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन जो है वो आपने देनी है, तो आपको पता है बेसिक सी चीजें हैं कि सर ये जो है ये हमारे पास किसका काम करेगा, लेंज लॉ जो है उसके बेसिस पे काम हो रहा होगा यहाँ पे। और लेंज लॉ जो है वो आपको क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कोज, जो भी कोज है उसको क्या किया जाएगा, अपोज किया जाएगा। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो उसको अपोज किया जाएगा, तो अपोज ऐसे किया जाएगा, ठीक है। इसको अपोज करना है तो इस डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज की, ये जो डायरेक्शन है ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ना ये आपको दिखा रखे, ठीक है। ये वाला काम जो है वो आपने करना है, ठीक है। डायरेक्शन बतानी थी तो डायरेक्शन जो है सर वो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ना वो आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मार्क के लिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास बन रहे होंगे अच्छे से। चलिए अगला जो सवाल है उस पर अब बात करनी है, तो अगला जो काम है वो आपके पास कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको इसी मतलब 1 मार्क बेसिस पे जो है ना वो करवाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने क्या बोला है, सुने ध्यान से। ये जो है ये क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना वो आपके पास है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 ने आपको क्या कहा है, इन द गिवन फिगर अ बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप हैविंग अ कैपेसिटर, ठीक है। ये बार मैग्नेट जो है वो आपने भेजा है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक लूप है, और लूप में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर जो है ना वो लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स ए एंड बी, ए और बी प्लेट की पोलैरिटी आपने बतानी है। इस तरीके से सवाल करना, अब समझे ध्यान से कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही काम है कि लेंस लो के बेसिस पे ही है। मतलब कि अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो हमारा किसके बेसिस पे है, लेंस लो। और लेंस लो जो है वो क्या कहता है कि कोस को क्या करना होता है, अपोज। आप नॉर्थ पोल को पास लेकर जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को पास लेकर जा रहे हैं, तो फ्रंट जो फेस है सर वो क्या ही बनेगा, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि कोस को क्या करना होता है, अपोज। कोस क्या है, नॉर्थ का पास आना, तो नॉर्थ को पास आने से रोको। और नॉर्थ को पास आने से कौन रोकता है, नॉर्थ को पास आने से नॉर्थ ही रोकेगा, ठीक है। और अगर फ्रंट फेस नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन कैसी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो यहाँ से यहाँ इस तरफ जो है वो जा रही होगी डायरेक्शन। तो ए पॉजिटिव रहा होगा और बी कैसा रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से ही करंट जो है वो कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ। दोबारा देखो, नॉर्थ पोल को पास लेकर आ रहे हो तो फ्रंट फेस क्या बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा, क्योंकि नॉर्थ को पास आने से रोकना है। और नॉर्थ को पास आने से कौन रोकता है, नॉर्थ। और ये नॉर्थ डायरेक्शन अगर है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो पॉजिटिव से करंट कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव की तरफ। तो ए के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ए जो टाइप है वो कैसा है, पॉजिटिव। और बी के टाइप के बारे में अगर बात करूंगा तो वो कैसा हो गया, ठीक है। तो ए जो है वो हमारा पॉजिटिव है और बी जो है वो आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो ये पोलैरिटी के टाइप्स जो है वो बताने थे, तो ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। ये काम जो है वो आप कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है फिर उस पर चलते हैं। अगला जो सवाल है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा है, सुने ध्यान से।
A metallic rod of length L is rotated with angular frequency omega. ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दिखा रखी है, ओमेगा जो है ये फ्रीक्वेंसी है, with one end hinged at the center and other at the circumference of the circle ring of circular radius L. सर्कुलर रेडियस जो है वो L कह रखी है, R माने तो R भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है. About an axis passing through the center and perpendicular to the plane of ring. A constant and uniform magnetic field parallel to the axis present everywhere. Reduce the expression for EMF. काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान से समझे. काम आपको करना क्या है, एक मेटेलिक रोड है, इस तरीके से क्वेश्चन कह रखा है कि आपके पास ना एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और लेट अस कंसीडर कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने कहा मान लिया, इस तरीके से परपेंडिकुलरली इनवर्ड जो है वो आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन है. ध्यान से समझेंगे, इस तरीके से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो क्या है, एक मेटेलिक रोड जो है वो आपने रख दी, और ये मेटेलिक रोड जो है वो इस तरीके से एक मेटेलिक रोड जो है ना वो आपने रखी हुई है. इस मेटेलिक रोड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, L, और ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूमने लग रही है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सारे रीजन में अवेलेबल है, इस तरीके से नीचे तक भी अवेलेबल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है. हमने मान कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, B के बराबर है, और ये इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव जो है वो करने लग रही है. जो आपकी रोड है वो इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव. अब ध्यान से समझो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L, मेटेलिक रोड है जिसकी लेंथ कितनी मानी L, वो रोटेट कर रही है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से. ठीक है, एक तरफ जो है उसको क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, मतलब एक तरफ से पकड़ रखा है, और ये जो है वो दूसरे वाले एज के अबाउट ऐसे क्या करने लग रही है, रोटेट कर रही है. ठीक है, तो काम मुझे फिर वो करना क्या कुछ है आपने कि बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है. ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना है तो यूजिंग फैराडेज सेकंड लॉ, यूजिंग फैराडे साहब का सेकंड लॉ, अगर हम फैराडेज सेकंड लॉ जो है वो यूज करते हैं तो यूजिंग फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे साहब का सेकंड लॉ जो है वो आपने यूज करा, तो फैराडे साहब का सेकंड लॉ जो है वो किसके बराबर हो गया कि सर E बराबर है, और E किसके बराबर है, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. इस तरीके से फॉर्मूला जो है वो आपके पास है कि अगर हम बात करें तो सर E बराबर है माइनस का डी फाई बाई डी टी. फाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर फाई का फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं, ए बी सी तीनों चीजें होती हैं, तो क्या फॉर्मूला है, बी ए कोस ऑफ थीटा. ठीक है, ई का फॉर्मूला है, और ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस का डी फाई बाई डी टी. फाई को अगर मैं लिखता हूं तो फाई का फॉर्मूला क्या है, बी ए कोस ऑफ थीटा. अब अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ है, अंदर, एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर, तो एंगल जो है सर वो कितना हो गया, माइनस का डी बाई डी टी बी ए कोस थीटा, और बी ए कोस थीटा को अगर मैं लिखता हूं तो कोस ऑफ एंगल तो सर कितना हो गया, 180 डिग्री. ये जो है ये बाहर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, अंदर है. ठीक है, एक जो वैल्यू है वो बाहर है, और ये जो अंदर है कोस 180, और कोस 180 कितना होता है, -1. ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी बी ए, और कोस 180 जो है सर वो कितना हो जाता है, माइनस का 1 हो जाता है. इतनी बात आपको पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी बाई डी टी जो है वो किसका हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू में ए. ये जो है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मेट है. अगर मैं यहाँ से बेसिक फॉर्मेट में जाऊँ तो ये फॉर्मूला क्या बन गया होता है, ये बन गया होता है बी ए डिवाइडेड बाई टी. ऐसे तो बी की जगह तो सर बी है, टाइम पीरियड की बात करें तो टी जो है मैंने लिख लिया ऐसे. अब अगर एरिया बताऊंगा तो एरिया किसके बराबर होगा, पाई एल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टी. इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया कि ई बराबर है माइनस डी फाई बाई डी टी के. पाई का फॉर्मूला है बी ए कोस ऑफ थीटा, थीटा जो है वो 180 है, कोस 180 कितना है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, बी ए का. ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिख के जाऊंगा तो बी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा. बी एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टी हमारे पास. तो पाई एल स्क्वायर को अगर मैं बाहर खींच लाऊंगा, ये बी एल स्क्वायर को आगे कर लिया, और ये कितना हो गया, पाई डिवाइडेड बाई टी. ध्यान से समझेंगे बेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को लेकर जाना है ओमेगा की टर्म में, तो मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, और 2 से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ताकि ये 2 पाई बाई टी क्या बन जाए, ओमेगा. तो फॉर्मूला आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बी एल का स्क्वायर, और इनटू में कितना हो जाएगा, ओमेगा. ये आंसर जो है ना वो आपके पास आएगा. दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे कि चीजें जो है वो आपने बनानी कैसे हैं. इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कहाँ दे रखा है, अंदर की तरफ दिखा रखा है. अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, इस तरीके से एक रोड है, और वो इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करने लग रही है, रोटेट कर रही है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो ओमेगा जो है वो आपको एंगुलर वेलोसिटी आपको की. ठीक है, तो ईएमएफ अगर बताना है तो ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस का डी फाई बाई डी टी,
फाई की बात करूं तो फाई क्या है, बी ए कोस ऑफ थीटा। थीटा की बात करूंगा तो कितना 180, कोस 180 कितना -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, बी ए का। अगला जो काम है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बी ए डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड लिख लेता हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई एल का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर होता है, यहाँ पे एल दिखा रखा है, तो पाई एल स्क्वायर बाई टी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इतना काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को जो है वो आपने देखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, गौर करेंगे इस बारे में, ठीक है जी। इसको जो है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो काम है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसने क्या बोला है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला है आपको, अ कोयल ओ इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज बल्ब, ठीक है। कोयल जो है, ये क्यू जो कोयल है, ठीक है, एक कोयल जो है वो क्यू है, और क्यू कोयल जो है वो यहाँ पे एक बल्ब से जो है वो कनेक्ट कर रखी है, ठीक है जी। लो वोल्टेज बल्ब के साथ ये कनेक्टेड है, एंड प्लेस्ड नियर अनदर कोयल पी, ये दूसरी कोयल जो है वो पी है, जो कि किससे कनेक्टेड है, एसी सोर्स से। ये वाली जो है वो क्यू वाली किससे कनेक्टेड है, एक लो पावर बल्ब है, मतलब एक तरीके से गैल्वेनोमीटर का भी काम वो कर सकता है, क्योंकि अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब करंट है, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं है, ठीक है। एज शोन इन फिगर, एक्सप्लेन, ठीक है, या गिव रीजंस टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द बल्ब बी लाइट्स, बी जो बल्ब है वो क्या कर जाता है, लाइट अप हो जाता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, कोयल जी वाली तो किससे कनेक्टेड है, ये जो है ये बी बल्ब से कनेक्टेड है, दूसरे वाली जो है वो किससे कनेक्टेड है, एसी सोर्स से, ठीक है। प्लेस्ड नियर अनदर कोयल दिस, गिव द रीजन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बी जो बल्ब है वो लाइट अप हो जाता है, क्यों लाइट अप होगा बी बल्ब, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे लिंक कर जाएगा, बी वाली से लिंक कर, क्यू वाली से लिंक कर जाएगा, कि पी वाली कोयल में करंट फ्लो करेगा तो वहां पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर जाएगा किससे, क्यू वाली से, ठीक है। और क्यू में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है, देखो ये एरो जो है वो क्या दिखा रखी है, इस तरीके से एरो दिखा रखी है आपको, यहाँ पे ये क्यू है, और क्यू बना के इसके बाद जो है वो क्या दिखा रखी है, ऐसे एरो, कि ये जो है जब आप इसको कहाँ लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इससे रिलेटेड फ्लक्स जो है वो क्या होगा, चेंज, एंड whenever magnetic flux linked with the coil changes an EMF is induced in the coil corresponding to which a current flows in the circuit, और क्योंकि इस सर्किट में करंट है तो ये बी जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा, सही है। इतनी बात जो है ये आपको जो है वो बताई गई है। फिर क्वेश्चन ने क्या कह रखा है भाई, यहाँ पे जो है वो आप क्या कहोगे, यहाँ पे जो कंसेप्ट है पी बल्ब के ग्लो करने के पीछे, वो एक तरीके से क्या है कि जो पी वाला है वो फ्लक्स जो है वो कहाँ लिंक करता है, क्यू में, और वो जो है वो लगातार क्या होगा, चेंज होगा। अब जो बल्ब बी है ये डिम होता चला जाता है अगर क्यू को दूर ले जाएं, तो सिंपल सी बात है कि जब हम क्या करेंगे, इस क्यू को दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की लिंकेज जो है वो क्या हो जाएगी, कम। जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो रेट ऑफ फ्लक्स जो है ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज, तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो सर्किट में करंट भी जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कि डी फाई बाई डी टी जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा कि आपका जो बल्ब है वो क्या होता चला जाएगा, डिम होता चला जाएगा। इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है, कि इसका जो है रीजन जो है वो हमारे पास क्या है, इसका रीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस कोयल से रिलेटेड, क्यू वाली कोयल से रिलेटेड क्या होगा, ईएमएफ जो है वो पैदा होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ है। और फिर यहाँ पे जो है वो फैराडे सेकंड लॉ आप जवाब देंगे कि ई प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी, जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाएंगे तो रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज कम होगी, और रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज कम होगी तो ईएमएफ भी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करके देना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अगले वाले सवाल पे चलते हैं, मतलब कि ये सारे क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। चलिए जी, काम जो वो क्या कह रखा है आपको, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी टू शो दैट पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कोयल इज ऑलवेज सच दैट इट प्रोड्यूस अपोजिस द चेंज, ठीक है। मतलब लेंस लो को दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी जो है वो बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है कि एक जो है इस तरीके से
एक कोयल जो है वो ले लेंगे सिलेंड्रिकल, जिसको कनेक्ट कर देंगे किससे, किसी एसी सोर्स से जो है ना वो आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कोयल ली और सिलेंड्रिकल कोयल को कनेक्ट कर दिया किससे, बाइंडिंग लगा के आपने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसके ऊपर जो है ना वो आप रख देंगे एक लाइट मेटेलिक डिस्क। किसको रख दिया, लाइट मेटल की कोई डिस्क जो है वो आपने रख दी, लाइट मेटेलिक डिस्क। लाइट मेटेलिक डिस्क जो है वो आपने रखी और यहाँ पे जो है वो आपने क्या लगा रखी, की। जैसे ही आप की को क्या करेंगे, ऑन, ये जो लाइट मेटेलिक डिस्क है वो कहाँ उछल जाएगी, हवा में उछल। ठीक है, आप जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे इनके। ये काम जो वो आपने करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बताना है। तो आपने एक सिलेंड्रिकल कोयल ले ली, जिसपे कोयल को वाउंड करके की और साथ में क्या लगा दिया, एसी सोर्स। जैसे ही आप इस पे किसको रखेंगे, लाइट मेटेलिक डिस्क को, और स्विच को क्या कर देंगे, ऑन, तो ये लाइट मेटेलिक डिस्क कहाँ उछल जाएगी, हवा में। ऐसा क्यों, क्योंकि सर हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस हुआ है, नॉर्थ। कोई जरूरी नहीं है नॉर्थ ही हो, हमने क्या मान लिया कि नॉर्थ है। तो कोज को अपोज करने के लिए यहाँ पे भी कौन सा इंड्यूस होगा, नॉर्थ, और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसीलिए तो ये कहाँ उछल गई, हवा में उछल गई। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट बताना है लेंस लो को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो है वो आप बना लेंगे कि इस तरीके से आपने एक सिलेंड्रिकल कोयल ली, जिसमें नंबर ऑफ टन्स को वाउंड करके एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया वाया की। जैसे ही की को ऑन करेंगे, लाइट मेटेलिक डिस्क कहाँ मिलेगी, हवा में। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, लेट अस कंसीडर कि फ्रंट फेस जो है वो कैसा है, नॉर्थ, तो कोज को अपोज करने के लिए ये भी कैसा, नॉर्थ, और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, तो ये हवा में जो है वो उछल जाएगी। ठीक है, इतना काम जो है ना वो आपने करके देना था। ठीक है, ये काम जो वो बनाया आपने। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सही है। करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स का और करंट का ग्राफ बनाना है। तो आप जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में बताया ही है आपको कि फाई डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। तो फाई प्रोपोर्शनल आई के है, तो यहाँ पे मैंने फाई को लिखा और यहाँ पे किसको लिख लिया, आई को। और फाई और आई का ग्राफ जो है सर वो कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ने कहा है आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे लिखा जाता है, फाई से, करंट को किससे, आई से। दोनों का रिलेशन दो, तो फाई प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। तो फाई और आई का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जो है वो कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ के बारे में बात करते हैं, तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई कितना होता है, डी टी। ये ग्राफ आप ये फॉर्मूला पढ़ा है, फैराडे लो है ये तो, कि ई बराबर है माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो जहां पे ये जो है माइनस का डी बाई डी टी लिखा गया, और फाई जहां लिखा है, फाई की जगह यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि फाई बराबर किसके होता है, एल इंटू आई के। तो फाई जहां लिखा है वहां क्या लिख दिया, एल आई। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एल और इंटू में कितना हो गया, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। इस तरीके से काम आपने कर लिया। ठीक है, वही चीज है कि ई एम एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस का एल और इंटू में कितना है, डी आई बाई डी टी। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, समझे ध्यान से, तो ई बराबर है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ग्राफ बनाना है, ई की पावर 1 है और डी आई बाई डी टी की पावर कितनी है, 1। लेकिन इसका जो स्लोप है, स्लोप कैसा है बेटे, नेगेटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ कहाँ जाता है, ऊपर, और अगर नेगेटिव हो तो कहाँ आता है, नीचे। फ्लाईओवर से समझा रखा है कि फ्लाईओवर पे ऊपर जा रहे हो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। सीधे चल रहे हो तो स्लोप कैसा है, 0, और नीचे उतरने लगे तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो इसका ग्राफ अगर बना के देना है, तो ईएमएफ का ग्राफ बनाना है डी आई बाई डी टी के, ध्यान से समझेंगे। ईएमएफ का ग्राफ डी आई बाई डी टी, देखो 1 पावर है, 1 पावर का मतलब तो क्या होता है सर, ये लीनियर पावर है, और लीनियर का मतलब क्या है, लाइन जो है वो आप खींच रहे होंगे। लेकिन लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ आएगी, तो ग्राफ जो है बेटा वो कैसे बन जाएगा, इस तरीके से, नीचे की तरफ लाइन आ रही होगी। ठीक है, माइनस एल था, माइनस एल की वजह से लाइन जो है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस करंट। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला पता है आपको, हाफ एल आई का स्क्वायर। तो यू का और आई का ग्राफ बना के देना है। तो यू वर्सेस आई ग्राफ जो है वो आपने बताना है। तो आई का स्क्वायर है, और ग्राफ में जिसका स्क्वायर होता है, ग्राफ उससे दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, बेंड। कि यू वर्सेस आई का ग्राफ बनाना है, आई का स्क्वायर है, तो ग्राफ को कहाँ बेंड कर दिया, यू की तरफ बेंड कर दिया। इतना काम जो है ना वो आपने करना। कि आपके पास जो है ये सिलेंड्रिकल कोयल थी, इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो बताना है। फिर आपको फाई और आई का ग्राफ बताना है, स्ट्रेट लाइन। आपको ई और डी आई बाई डी टी का ग्राफ बताना है, तो वो भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नेगेटिव स्लोप है, तो कहाँ आ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। अगला जो काम है वो आपने क्या देखना है, हाँ जी।
ये जो ग्राफ है बेटा, वो काम जो करना क्या है हमने कि E इज इक्वल टू di/dt का ग्राफ बनाना है, और ये जो स्लोप है ये कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इसको जो इक्वेशन को अगर हम लिखें तो ये इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, 0, तो इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट में जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ग्राफ जो है, यहाँ पे E है, यहाँ पे नाम क्या है, di/dt। इस ग्राफ का इंटरसेप्ट 0 है, नेगेटिव साइड जाना है, तो इस तरीके से ग्राफ जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ जो है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट भी देखना है, 0 से शुरू हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव एक्सिस में जो है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ जो है ना वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से काम हो गया। फिर जो है वो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ L/I², तो U और I का ग्राफ बनाना है, I का स्क्वायर है, I का स्क्वायर है, तो ग्राफ जो है वो कहाँ बैंड कर जाएगा, U की तरफ बैंड कर जाएगा। ये क्वेश्चन आपने करना है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़े ध्यान से, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब के बारे में काम करना है, सुने ध्यान से। इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज जो है वो दिखा रखे हैं, तो आई जो है वो आपको दिखा रखा है, आई किसके बराबर है, 10 साइन 300 और इंटू में कितना है, टी। ये वैल्यू जो है वो किसकी है, आई की। वी के बारे में बात करूं तो वी कितना दे रखा है, 200। फिर जो काम है वो क्या कह रखा है, साइन और इंटू में कितना, 300, और ये वैल्यू जो है ये भी साथ में क्या दे रखी है, टी दिखा रखी है। आई जो है वो दिखा रखा है आपको, बी जो है वो दिखा रखा है, आई बराबर है 10 साइन 300 टी, और आपको क्या बताना है, पावर डिसिपिएशन बतानी है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो है ना वो बतानी है। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से समझो। एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला पढ़ा है सर हमने, क्या फॉर्मूला था, ईवी आईवी और इंटू में कितना, कोस फाई। एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ई वर्चुअल आई वर्चुअल कोस ऑफ फाई। ईवी को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, E0/√2, आई की जगह कितना लिखूंगा, I0 डिवाइडेड बाई √2, और इंटू में कितना हो जाएगा, कोस ऑफ फाई। एवरेज पावर कंज्यूम्ड बतानी है, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, ईवी आईवी और इंटू में कितना हो गया, कोस फाई। ईवी को लिखूं तो E0/√2, आईवी को लिखूं तो I0/√2, और इंटू में कितना हो गया, कोस फाई। ये काम आपने करना है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, I0 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख लिया। वोल्टेज को लिखना है तो इसको क्या लिखूंगा, E0, और ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा। अब अगर यहाँ पे हम काम करें तो I0 की वैल्यू कितनी है बेटे, 10, और E0 की वैल्यू कितनी है, 200। I0 की वैल्यू कितनी है, 10, और E0 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 200 है। और अगर मैं देखूं तो ये जो ये कितना है, 300t, और ये भी कितना है, 300t। तो यहाँ पे अगर डेल्टा फाई बताऊंगा तो डेल्टा फाई, ये 300t ये 300t, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, 0। इस तरीके से काम कर लिया। E0 की जो वैल्यू है, E0 की वैल्यू कितनी है, 200, I0 की वैल्यू कितनी है, 10, √2 इंटू √2 करूंगा तो कितना हो गया, 2, और कोस फाई एंगल का जो डिफरेंस है सर वो किसके बराबर है, 0। बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझें कि आपको एवरेज पावर बतानी है। एवरेज पावर का फॉर्मूला ईवी आईवी और इंटू में कितना, कोस फाई। ईवी बताना है तो E0/√2, आईवी बताना है तो I0/√2, और इंटू में कितना हो गया, कोस फाई। ये काम करके देना था। I0 जो है वो 10 है, E0 जो है वो कितना है, 200, और फाई इसमें 300t है, इसमें भी 300t है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 0 तो 1 होता है, और ये कितने में घट जाएगा, 100 पे। तो आंसर जो है पावर, पावर का आंसर किस में आ जाएगा बेटा, वोट में आ जाएगा। पावर का आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, वोट में। ऐसे करके काम जो है ना वो आपने देना है, ठीक है। ये चीज जो है वो आपने करनी है। अब अगला जो क्वेश्चन है उस पर आपने काम करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, ये वाला क्वेश्चन हमने लगा लिया। अगला जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ इस पे, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कह रहा है उस पर ध्यान से समझेंगे चीजों को, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक लैंप हैविंग अ नेग्लिजिबल इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो आपको दिखा रखा है, ठीक है। नेग्लिजिबल इंडक्टेंस की हम उसका इंडक्टेंस जो है सर वो लगभग सा क्या मान के चलेंगे, 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप है तो इसका मतलब उसका क्या अवेलेबल है, रेजिस्टेंस जो है वो अवेलेबल है। इस कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, और किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब कि आरएलसी सर्किट में आपको आर और सी दे रखा है, एल जो है उसको क्या कह रहा है, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। एंड एसी सोर्स इज ग्लोइंग, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब एक तरीके से बल्ब जो है वो दिखा रखा है, तो ये ग्लो कर रहा है किसी भी ब्राइटनेस के साथ, और आपने इसको एसी सोर्स से ऐसे जो है वो कनेक्ट कर रखा है, तो ये बल्ब जो है किसी भी ब्राइटनेस के साथ ग्लो जो है वो ये करने लग रहा है, ठीक है। कि इंडक्टेंस तो है नहीं, आर और सी जो है वो अवेलेबल हैं, और आपने इसको जो है वो ईएमएफ सोर्स जो है वो आपने इससे कनेक्ट कर दिया। हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ लैंप चेंज, अब ये कोई भी ब्राइटनेस इसकी थी, ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस,
और फ्रीक्वेंसी। सुने ध्यान से, तो यहाँ पे जो है सर आर और सी लगे हुए हैं, तो आपको जेड निकालना पड़ेगा, और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ऐसे करके काम पता है आपको कि जेड आपने बताना है, और जेड का फॉर्मूला जो है वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब एल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है सर्किट में, तो एक्सएल को तो काट देंगे, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, और एक्सी जो है वो किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा सी, और इस सारे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। समझते हो आप इतनी बात को, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एल को तो नेग्लेक्ट कर दो, क्वेश्चन नहीं बोल रखा है, एक्सी को 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर जो है वो इसने बोला है। अब जो काम है सर वो हमने करना क्या कुछ है, चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ रहेंगी, सुने ध्यान से। ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। तो सी की वैल्यू को रिड्यूस कर दो। अब सी कहाँ है, जेड के साथ, डिनोमिनेटर में सी रिड्यूस होगा तो जेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जेड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जेड का मतलब अपोजिशन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, अपोजिशन। और अगर अपोजिशन बढ़ जाता है, जेड बढ़ गया है, तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, कम, और सर्किट में करंट कम हो जाएगा तो इसका मतलब ब्राइटनेस जो है वो क्या हो जाएगी, डिमर साइड चली जाएगी, डिम हो जाएगा बल्ब जो है। समझाइए बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट ने क्या कहा है, रिड्यूस कर दो किसको, फ्रीक्वेंसी को भाई, तो ओमेगा को रिड्यूस करूंगा, दोबारा से जेड क्या करेगा, इंक्रीज। जेड इंक्रीज करेगा तो सर्किट में करंट क्या होगा, कम, और सर्किट में करंट कम होगा तो ब्राइटनेस दोबारा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस टाइप के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। वो ये नहीं कहेगा इंपीडेंस क्या होता है, वो इंपीडेंस से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। आपको जेड पता है, जेड का फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 0। क्यों कर दी मैंने 0, क्वेश्चन ने मना करा है। एक्सी जो है वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और एक्सी क्या लिखा जाता है, 1/ओमेगा सी। सी को रिड्यूस करो जेड बढ़ेगा, ओमेगा को रिड्यूस करो जेड बढ़ेगा। जेड बढ़ता है तो करंट क्या होता है, कम, और करंट कम होता है तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिमर साइड जो है वो चली जाएगी। ये काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है वो आपने करनी है। नेक्स्ट जो काम है वो आपने क्या करना है, उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो अगला जो सवाल है ये जो है फिर वो क्या कह रखा है, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर आपको पता होना चाहिए, मैं करवा चुका हूं। किस प्रिंसिपल पे आधारित है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आधारित है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है कि एक कोयल में क्या होता है, whenever magnetic flux linked with a coil changes an EMF is induced in the neighboring coil। पास वाली में भी वो चेंज होगा, और EMF जो है वो वहां पे क्या हो जाता है, इंड्यूस। इसके टाइप क्या होते हैं, किस तरीके से वर्किंग है, वो सब जानना है। हाउ इज लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस विद यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का यूज ही है ना कि आप जो है पावर ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल होता है। तो आप जो है वो क्या जानते हैं, इस तरीके से सर यहाँ पे पावर जनरेटिंग स्टेशन है, पीजीएस मैंने लिख दिया, पावर जनरेटिंग स्टेशन है, उनके बाहर जो है वो हम क्या लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जब आप लगाते हैं तो स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर टू वे में क्या चलती है, आपकी लाइन चलती है, और ये जो है ये क्या हो जाती है, 22,000 वोल्ट पे जो है वो आप इसको शेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है वो क्या हो जाता है, कम, और करंट कम हो जाता है तो पावर का लॉस भी जो है सर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि हम जो है वो क्या जानते हैं, ध्यान से समझे, कि पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के लॉस का फॉर्मूला होता है, और पावर के लॉस का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, I²R। और आप लॉस को क्या चाहेंगे, कम, और लॉस कम कब होगा, जब करंट क्या होगा, कम होगा। करंट को कम करने के लिए वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, ज्यादा, और वोल्टेज को ज्यादा करने वाले का नाम स्टेप अप है, ठीक है। फिर जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये बढ़ी हुई वोल्टेज को आप दो तरीके से, जो आपका टाउन है, टाउन के बाहर जो है वो आप लगाते हैं स्टेप डाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप, स्टेप डाउन जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा लगभग सा किसमें, 6600 वोल्ट में, ठीक है। और फिर जो है वो दोबारा से आप इसको क्या करते हैं, फिर से स्टेप डाउन करते हैं, और स्टेप डाउन अगर हम करेंगे दोबारा से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 220 वोल्ट। क्योंकि घरों में जो सप्लाई है वो किस पे जानी चाहिए, लो वोल्टेज पे। तो पहले वोल्टेज को हाई करा, क्यों करा, वोल्टेज को हाई इसलिए करा ताकि करंट क्या हो जाए, कम, ठीक है। फिर घरों में तो इतनी हाई वोल्टेज यूज करेंगे नहीं, तो वोल्टेज को क्या कर दिया, डाउन। और दो स्टेप्स में करते हैं, ठीक है, पहले स्टेप डाउन करेंगे और फिर दोबारा से क्या कर देंगे, स्टेप डाउन। ये दोनों काम जो है ना वो आपने करने हैं, ठीक है। तो हाई स्केल पे पावर का ट्रांसमिशन जो है वो हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो क्या, कि पावर का लॉस कम हो। पावर का लॉस कम कब होगा, जब करंट कम होगा।
और करंट कम कब होगा? जब वोल्टेज ज्यादा होगी, और वोल्टेज को ज्यादा करने वाले का नाम स्टेप अप। अब इतनी ज्यादा वोल्टेज को घरों में तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो क्या यूज करते हैं? स्टेप डाउन जो है ना, फिर वो हम यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो काम है, फिर एक सवाल जो है वो दिखा रखा है उसी टाइप से जो हमने करा था। ठीक है, सुने ध्यान से। अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। लैंप का मतलब वही दोबारा से रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जो है वो लगा रखा है, या लैंप मान लेते हैं, और कैपेसिटर के साथ आपने इसको जो है वो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इंडक्टर का उसने नाम नहीं लिया है, तो दोबारा इंडक्टर को कितना मानोगे? 0। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन टर्न अक्रॉस। अच्छा, इसी कनेक्शन को आपने जो है वो एक बार एसी से लगा रखा है और एक बार किससे? डीसी से। दो पार्ट्स से जो है वो कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, एक बार एसी से कनेक्ट कर दो, चेंज क्या महसूस करोगे आप? कि कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अभी करा था हमने काम कि ये आर है और ये जो नाम है ये क्या है? सी। पहला पार्ट है जब व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। जब आपने इसको किससे कनेक्ट कर रखा है? एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, तो जेड का फॉर्मूला होता है, और जेड का फॉर्मूला है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि जेड की वैल्यू बतानी है, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर है? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है? अगली जो चीज है कि एक्सएल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक्सएल तो यहाँ दिया ही नहीं हुआ, तो एक्सएल जो है वो तो कितना हो गया? 0। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी को अगर मैं लिखता हूं तो एक्सी कैन बी रिटन एज 1/ओमेगा सी, और इस सारे का इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कैपेसिटी को इंक्रीज कर दो। सी जो है, सी की वैल्यू को क्या कर दीजिए? इंक्रीज। और सी को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो जेड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जेड अगर डिक्रीज करेगा तो अपोजिशन कम हो रहा है, तो करंट क्या होगा? ज्यादा। करंट ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस भी जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ब्राइटनेस जो है इस टाइम पे क्या हो जाएगी? ज्यादा। फिर क्या कहता है कि इसको कनेक्ट कर दो डीसी से। तो सेकंड पार्ट जो है वो क्या है? डीसी। और डीसी में जो है वो आपको क्या पता है? डीसी में पता है कि डीसी जो है, या कैपेसिटर अगर लगा हो, ये पढ़ रखा है आपने कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है तो सर्किट में करंट जो है वो कितनी होगी? 0। और करंट 0 है तो ब्राइटनेस भी जो है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ब्राइटनेस भी कितनी हो जाएगी? 0। दोबारा देख लो, क्योंकि ये ब्लॉक कैसे कर देता है? क्योंकि एक्सी का फॉर्मूला है, और एक्सी का फॉर्मूला क्या है? 1/ओमेगा सी। और अगर हम बात करें तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π न्यू, और इनटू में कितना? सी। और ये वैल्यू किसकी है? एक्सी की। आपने क्या देखा कि आपने डीसी लगा दिया। डीसी लगा दिया तो न्यू की जगह कितना है? 0। और न्यू 0 है तो 1/0 कितना हो गया? इनफाइनाइट। और एक्सी अगर इनफाइनाइट हो गया तो जेड जो है वो भी इनफाइनाइट, तो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा? 0। अपोजिशन इनफाइनाइट है तो करंट कितना हो जाएगा बेटे? 0 के बराबर हो जाएगा। ये काम जो है वो आपने करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए जी, ये भी अच्छा सवाल है, सुने ध्यान से। अ सीरीज एलसीआर सर्किट जो है ना वो आपको गिवन है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। सीरीज एलसीआर का सर्किट है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये जो है ये आपको ईएमएफ जो है वो दिखा रखा है कि V बराबर है, जो हम मानते थे E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, उसकी जगह ये दिखा रखा है। ड्रॉ अपलोड शोइंग द वेरिएशन ऑफ आई विद ओमेगा। तो ये तो बताया था क्वालिटी फैक्टर में कल ही आपको कि आई का ग्राफ ओमेगा के लिए बनाना होता है। तो आई का ग्राफ ओमेगा के लिए कैसे बनता है? इस तरीके से बेल शेप ग्राफ जो है ना वो आपका बनता है कि आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ जो है वो बनाना है, बना लिया। किसके लिए बनाओ? दो रेजिस्टेंस के लिए बनाओ। दो रेजिस्टेंस के लिए बनाना है तो एक को फ्लैट बना दिया और एक को कैसा बना दिया? शार्प बना दिया। दो बना दिए सर, कोई बात नहीं। क्या करना है कि R1 जो है वो ज्यादा होना चाहिए। R1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? R1 के बारे में अगर हम काम करते हैं तो R1 की वैल्यू जो है शुड बी, ठीक है, R1 बड़ा होना चाहिए। और R1 अगर बड़ा होना चाहिए तो चीजें जो है वो आपको क्या दिखा रखी है कि R1 शुड बी ग्रेटर देन R2। R1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब R1 ज्यादा होना चाहिए तो काम कैसे करोगे आप कि जो ज्यादा होगा वो फ्लैट साइड चला जाएगा। तो ये जो ये R1 हो जाएगा, और ये जो नाम है सर ये आपके पास क्या हो जाएगा? R2। पता है आपको ये बात क्योंकि जो ग्राफ जो है जो फ्लैटर होगा उसका रेजिस्टेंस जो वो क्या होगा? ज्यादा। वैसे भी पता है कि इसका करंट क्या है? कम। और इसका करंट क्या है? जहां करंट ज्यादा वहां रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम। तो R1 R2 बना दो। राइट द कंडीशन अंडर विच द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस अकर।
तो रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका नाम क्या है, ओमेगा आर। और रेजोनेंस के लिए सर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1/√LC। और इसके लिए कहानी क्या चलती है सर कि एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी। एक्सएल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्सी के। इस तरीके से आपने काम कर लिया कि अगला जो काम है, फॉर विच वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आउट ऑफ द टू कर्व शार्पर रेजोनेंस। शार्पर रेजोनेंस किसके लिए आएगा, R2 के लिए। किसके लिए आएगा, क्यों आएगा R2 के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस छोटा है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा। हेंस डिफाइन द क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को डिफाइन करना है तो क्यू फैक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/R√L डिवाइडेड बाई सी। क्यू फैक्टर बताना है तो 1/R√L/C। ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व होता है, डेफिनेशन लिखवाई थी। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ऑफ सर्किट। सर्किट को ट्यून करने में, रेडियो एफएम सिग्नल्स को आप ट्यून करते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। हम देखो एक एक नंबर में कितने सवाल हैं, 5 नंबर का सवाल बना दिया उसने। आई और ओमेगा का ग्राफ बनाओ, बना दिया सर। 2 के लिए बनाओ तो एक को शार्प और एक को कैसा, फ्लैट। बताओ कौन सा वाला छोटा है, तो शार्प वाला कैसा रहेगा, छोटा। रेजोनेंस कब होती है, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। फिर क्या पूछा, क्वालिटी फैक्टर बताओ, ये रहा क्वालिटी फैक्टर। फिर क्या पूछा, इसका यूज क्या है, तो ट्यूनिंग ऑफ सर्किट में। 5 नंबर में अब इतना बड़ा सवाल नहीं, एक एक नंबर के 5 सवाल बना दिए और उसी में जो है ना वो डाल दिया इसको, ठीक है। अच्छा सवाल जो है ये दिखा रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में काम करना है, सुने ध्यान से। चलिए जी, अगला जो सवाल है उस पर अगर मैं चलता हूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है सर। अगले क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द गिवन एलसीआर सर्किट। अच्छा, एक सर्किट जो है वो दिखा रखा था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मैं बना देता हूँ उसको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी जॉइंट सुटेबली टू द कैपेसिटर दैट वुड मेक द पावर फैक्टर यूनिटी। ये काम जो है ना वो आपने करना। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो आपको दिखा रखा है, इस पर ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या, कुछ है, गौर करें। इस तरीके से है और इसमें सर्किट अगर हमने बनाना है तो वो सर्किट जो है वो कैसे बनेगा। का जो डायग्राम है बेटा वो क्या दिखा रखा है, इस तरीके से। यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, एक इंडक्टर, यहाँ पे जो है वो एक कैपेसिटर गिवन है, और इस तरीके से यहाँ जो है ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है। सुनो ध्यान से, आवाज नहीं करो। ये काम जो है ना वो आपने करना, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो आपको दिखा रखी है। यहाँ पे ये इंडक्टर है और ये इंडक्टर दिखा रखा है 100 मिली हेनरी। यहाँ पे जो ये कैपेसिटर दिखा रखा है विच इज 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे जो है वो रजिस्टर है जो कि कितना है, 400 ओम का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ईएमएफ सोर्स दिखा रखा है V0 साइन 1000t और प्लस में कितना है F। इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपको क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन ने आपको दिया है डाटा, और इस डाटा के अनुसार काम जो है ना वो अब आपने करके देना है। सुने ध्यान से, ये वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन ने दी हैं और इनके अनुसार अब काम करके दीजिए। कि अगर हम बात करें तो ये 100 मिली हेनरी है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, वो 400 है। ये क्या लिखा जाता है, V0 साइन ओमेगा टी और प्लस में कितना है, पाई लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूंगा तो ओमेगा कंपेयर करने पे कितना पता चल रहा है, 1000। ओमेगा जो है वो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बताना है तो फेज फैक्टर बताना है पहले पार्ट में। फेज फैक्टर बताना है तो वो क्या होता है, टेंजेंट फाई होता है। और टेंजेंट फाई किसके बराबर है, एक्सएल माइनस एक्सी और डिवाइडेड बाई कितना है, आर। ये काम जो है ना वो आपने करना। कि टेन फाई बताना है, और टेन फाई अगर बताना है तो टेन फाई किसके बराबर है, एक्सएल माइनस एक्सी और डिवाइडेड बाई कितना है, आर। ये काम मुझे करना है। अब एक्सएल एक्सी और आर की वैल्यू, एक्सएल अगर बताना है तो एक्सएल कितना होता है बेटे, ओमेगा इंटू एल। एक्सी बताना है तो एक्सी किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। एक्सएल के बारे में बात करनी है तो एक्सएल कितना है, ओमेगा एल। एक्सी कितना है, 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा, ओमेगा की बात करूं तो कितना है, 1000 है। ओमेगा की जगह कितना है, 1000 है। एल, एल कितना है, 100 मिली हेनरी है।
100 को 100 ही रखा, मिली हेनरी का मतलब कितना हो गया 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर कितना रह जाएगा 100, और ये आंसर किस में आ जाएगा ओम में। ये काम कर लिया। एक्सएल बताना है तो ओमेगा एल, ओमेगा पता है, एल की जगह एल वाली वैल्यू ये कर लिया। एक्सी बताना है तो 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह कितना है 1000, सी की वैल्यू कितनी है 2, और माइक्रो था तो 10 की पावर कितना कर लिया -6 कर लिया। इस तरीके से काम हो गया। -6 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की 6 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है वो कितनी है 1000, और इंटू में कितना है 2। 1000 से ये 10 की पावर 3, या 1000 पे का, तो 2 से ये कितने पे जाएगा 500 पे। तो ये एक्सएल जो है वो पता चल गया था 100, एक्सी कितना आ रहा है 500। ये वैल्यू अब इसमें रखनी है आपने। तो एक्सएल की जगह कितना है सर 100 है, एक्सी की जगह कितना है 500 है, और आर की जगह जो है सर वो कितना है 400 है। इस तरीके से डाटा है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 400 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 400। 400 से 400 गया कितना हो गया -1। तो टेंजेंट फाई जो है वो बराबर है कि टेंजेंट फाई जो है सर वो किसके बराबर है, टेन फाई बराबर है -1। तो फाई जो बताऊंगा, फाई जो है सर वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 45 डिग्री। कितना आ जाएगा -45। -45 माइनस का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटिव सर्किट है। कल बताया था कि अगर जीरो फेज डिफरेंस है तो रजिस्टिव है, पॉजिटिव है तो इंडक्टिव है, और नेगेटिव है तो वो कैसा है कैपेसिटिव। नेगेटिव आ रहा है तो सर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कैपेसिटिव को। फिर आपने क्या करना है टू मेक पावर फैक्टर एज यूनिटी, पावर फैक्टर को क्या बनाना है यूनिटी। ये रेजोनेंस के 11 नाम में से एक है कि पावर फैक्टर यूनिटी होने का मतलब अब जो सर्किट है वो क्या कहता है कि मैं किसकी तरफ जाऊंगा रेजोनेंस की। और रेजोनेंस की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो रेजोनेंस ने क्या कहा है कि एक्सएल जो है वो बराबर है, और एक्सएल किसके बराबर है एक्सी के बराबर। ठीक है, रेजोनेंस ने क्या कहा है कि एक्सएल किसके बराबर है एक्सी के। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, और एक्सी की जगह कितना है 1/ओमेगा सी। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि रेजोनेंस का नाम हो जाएगा। और रेजोनेंस क्या कहता है कि एक्सएल बराबर है किसके एक्सी के। एक्सएल का मतलब कितना है ओमेगा एल, एक्सी की जगह कितना है 1/ओमेगा सी। सी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो सी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/ओमेगा² एल बन जाएगा। ठीक है, सी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये ओमेगा एल जो है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/ओमेगा² एल। ये आंसर जो है वो किसका बन रहा है सी का। अब अगर मैं ओमेगा के बारे में बात करूं तो ओमेगा कितना है हमारे पास 1000 जो है वो हमारे पास ओमेगा है, उसका स्क्वायर करना है एल। एल की वैल्यू जो है सर वो कितनी दिखा रखी है, एल की वैल्यू 100 मिली हेनरी है। तो 100 इंटू में 10 की पावर कितना माइनस का कितना 3, मिली का मतलब तो -3 होता है। अब इस वैल्यू को अगर लिखूंगा तो ये 100 -3 को कितने पे काटेगा -1 पे। -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। इसको अच्छे से लिखूं तो 10 इंटू 10⁻⁻6 बने। तो कैपेसिटर कितना आ गया 10 माइक्रो फैरड। कि आपको पावर फैक्टर को यूनिटी करने के लिए कैपेसिटी की वैल्यू कितनी चाहिए 10 माइक्रो फैरड चाहिए। तो एडिशनल कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एडिशनल कैपेसिटर कितना चाहिए, तो आपके पास कितना अवेलेबल है 2, टोटल कितना चाहिए था 10, तो एडिशनल की कितने की रिक्वायरमेंट होगी 8 की रिक्वायरमेंट। कितने की रिक्वायरमेंट होगी 8 की। दोबारा देखो ध्यान से समझो, अच्छा सवाल है। पहले पूछा गया है फेज डिफरेंस बता दो कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो 10 बताना है तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई कितना आर। एक्सएल की वैल्यू पता है, एक्सी की वैल्यू पता है, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई क्या कर दिया आर कर दिया। ये जो आंसर है ये क्या आ गया फेज डिफरेंस आ गया। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है कि पावर फैक्टर को यूनिटी करवाना है। तो पावर फैक्टर को यूनिटी करने का मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल को ओमेगा एल, एक्सी को 1/ओमेगा सी। आपने जो है वो क्या कर लिया, अगर सी बताना है तो ओमेगा² एल बन गया, और इस तरीके से पुट करके एडिशनल कैपेसिटर कितना चाहिए होगा वो काम जो है वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने काम में, ये अच्छा सवाल है, इसको देख लेंगे बेटे। चलिए जी, अगला जो काम है उस पर अगर हम चलें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है सुने। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी, ऑब्टेन, ये जो काम है ये करना है हमने। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। एक आइडियल इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है एल,
ठीक है, उसमें करंट जो है वो कितना पास कर रहा है, आई। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी जो है ना वो आपने बतानी है। सुनो बेटे ध्यान से, तो आंसर जो है वो जब आप इसका करेंगे, गौर करें कि हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें ये पता है सर, क्या पता है कि फाई जो है वो किसके बराबर होता है, एल इंटू आई के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है। ठीक है, कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है, वी नो दैट कि फाई जो है वो किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है। और अगली अगर मैं बात करता हूं तो ईएमएफ का फॉर्मूला जो है, फिर ईएमएफ का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ईएमएफ का फॉर्मूला है माइन प्लस का एल डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होता है, एल इंटू में आई डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला पता है। मुझे जाना कहाँ है, एनर्जी में। एनर्जी का मतलब मुझे क्या बताना पड़ेगा, वर्क डन। अब आप क्या जानते हैं कि सर पावर का फॉर्मूला है, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। पावर का फॉर्मूला है सर, और पावर का क्या फॉर्मूला है कि पी किसके बराबर है, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी के। अब पावर अगर लिखनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इंटू करंट, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी के। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि फाई जो है वो किसके बराबर है, एल आई के। फाई बराबर है एल आई, ठीक है, और ईएमएफ का फॉर्मूला कितना था, एल इंटू में डी आई बाई डी टी। आपको वर्क डन बताना है, वर्क डन बाई टाइम किसके बराबर है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इंटू में करंट, जो कि किसके बराबर है, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर है। ये काम आपने कर लिया। अब इसमें चीजें जो है वो आपने क्या बनानी है, इस वाले काम में अगर ध्यान दें तो ईएमएफ जहां लिखा है हो गया है काम खत्म। ईएमएफ जहां लिखा है वहां क्या लिख दो, एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। एल इंटू में डी आई बाई डी टी, ये ई की जगह है, इंटू में कितना है आई, और ये किसके बराबर है, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। डी टी दोनों के डिवाइड में पड़ा है, एक तरीके से हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एल आई इंटू में डी आई, और ये किसके बराबर हो गया, डी डब्ल्यू के। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेटिंग दोनों साइड जो अगर हम इंटीग्रेशन कर लें तो काम क्या मिलेगा कि सर ईएमएफ का फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, ईएमएफ का। पावर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी के बराबर है। पावर को क्या लिखते हैं, ईएमएफ इंटू में करंट लिखते हैं। ईएमएफ को मैंने लिखा एल डी आई बाई डी टी, करंट को मैंने क्या लिखा, आई, इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी के। तो अगर मैं बात करूं तो ई की जगह एल डी आई बाई डी टी इंटू में आई इज इक्वल टू कितना, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी टी दोनों साइड से हटा दिया, तो डी डब्ल्यू बराबर है एल आई इंटू में कितना, डी आई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया, एल आई और इंटू में कितना हो गया, डी आई। और ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू का। ये काम मैंने कर लिया। अब ये आई है, ये डी आई है, तो एल जो है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एल बाहर आ जाएगा, आई की पावर 1 और इंटू में कितना हो गया, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू का। वर्क डन का इंटीग्रेशन करूं तो 0 से डब्ल्यू, करंट का इंटीग्रेशन करूं तो 0 से लेके आई। एल यहाँ पे ही बन जाएगा, आई की पावर 1 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वेयर बाई 2, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, वर्क डन के। और यही जो है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो कितना हो गया, हाफ एल आई का स्क्वेयर, और हाफ एल आई स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, एनर्जी जो स्टोर है, एनर्जी स्टोर किसके बराबर है, हाफ एल आई का स्क्वेयर। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। दोबारा देखो, ध्यान से समझो कि सर हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बतानी है, उसके बारे में बात करूं तो आप वर्क डन बताना चाहते हैं, वर्क डन बाई टाइम। और वर्क डन बाई टाइम किसके बराबर है, पावर के। और पावर को अगर मैं लिखूं तो पावर क्या लिखा जाएगा, ईएमएफ इंटू करंट इज इक्वल टू कितना, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी टी जो है, अब ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी इंटू में आई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी टी हट जाएगा, एल आई इंटू डी आई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन दिस पार्ट। एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई की पावर 1 और इंटू में कितना हो जाएगा, डी आई। 1 पावर अगर है तो आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या लिखा गया, 2। तो हाफ एल आई स्क्वेयर जो है वो हमारा आंसर बन। फिर उसने पूछा है डेंसिटी बताओ, एनर्जी डेंसिटी पूछा हुआ है। तो एनर्जी डेंसिटी अगर हमने बतानी है तो एनर्जी डेंसिटी जो है सर वो हमारे पास, डेंसिटी जहां पे लगता है ज्यादातर उसका मतलब डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए, और एनर्जी को किससे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से। एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या बन जाएगी, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को हाफ एल आई स्क्वेयर को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड करते हैं, तो आपको ज़्यादा की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद कर लेंगे, आंसर आ जाता है बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाता है बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। आया कैसे है उसका ही अगर पता लगाना है तो आप यहाँ पे करंट को रिप्लेसमेंट देंगे। यहाँ पे जो
बी है, मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे म्यू नोट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाई एल करके, और जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है एल, उसको लिखेंगे म्यू नोट एन स्क्वेयर ए और डिवाइडेड बाई कितना एल। ये दोनों फॉर्मेट यहाँ पे लिख दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नोट। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, एल की, एल वाली वैल्यू तो ये रख दूंगा, और वहां से आई की वैल्यू निकाल के आई की जगह रख दूंगा, आंसर आ जाएगा बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नोट। ठीक है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इंडक्टर में, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कह लो या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कह लो, उसका आंसर कितना बनता है, हाफ एल आई का स्क्वेयर। अब इसका ग्राफ भी बनाया था हमने कि यू का ग्राफ बनाया था, और u का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनाया था, यहाँ पे u था, यहाँ पे i था, i का स्क्वायर है तो i का स्क्वायर था, तो ग्राफ को कैसे बेंड कर दिया था, पैराबोला u की तरफ जो है ना वो आपने बेंड कर दिया था। ये चीज जो है ना वो आपको पता। अगला जो काम है उस पर चलना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर वो क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दें। आपको जो है वो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एसी जनरेटर के बारे में बात हो रखी है, एसी जनरेटर हमने कर रखा है, वहां से इसको जो है वो आप करेंगे, साथ में एक न्यूमेरिकल एसोसिएट कर रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। सुनो ध्यान से, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। जानते हैं एसी जनरेटर एक दिया हुआ है, और इसमें जो है वो आपने क्या करना है, एन टन्स है, ए जो है वो एरिया है, वी जो है वो रिवोल्यूशन पर सेकंड है, न्यू दे रखा होगा कि न्यू जो है वो आपके पास क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है बेटा उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, एन बी ए ओमेगा इंटू में कितना होता है, साइन ओमेगा। ये आपको निकाल के देना था। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड, एक जनरेटर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बताना है, तो ई का फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने करना क्या है, ओमेगा की जगह वो कह रहा है कि न्यू की टर्म में आंसर दो, तो एन बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, 2 पाई न्यू इंटू में कितना हो गया, साइन ओमेगा टी लिख लो, या इसको भी क्या लिख लो, साइन 2 पाई न्यू और इंटू में कितना टी। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखा, ओमेगा को 2 पाई इंटू में न्यू लिखा। अब अगली मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है सर वो किसके बराबर है, 100 के। एरिया जो है वो कितना है, 0.1 है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड जो है वो कितनी दे रखी है, हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिखा रखी है। इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1। ये बी दे दिया, वो एन है, ये एरिया है ए, ये जो है वो क्या दिखा रखा है, न्यू की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, हाफ। ठीक है, बताओ मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ईएमएफ, साइन को छोड़ दो, बाकी सब जो है वो मेरे पास क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है। तो ई मैक्स बताना है तो एन बी ए ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना है, 2 पाई और इंटू में कितना है न्यू। एन, एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। पी की वैल्यू कितनी है, 0.01 है। ए के बारे में बात करूं तो ए जो है वो कितना है, 0.1, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई और न्यू की जगह कितना है, हाफ है। तो हाफ से ये 2 पे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 से ये कितना हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 पाई जो वो आंसर है, आंसर आ जाएगा 0.314, और ये आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। दोबारा देखो, ईएमएफ बताना है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। एन बी ए ओमेगा को कह रहा है क्वेश्चन किसकी टर्म में लिखने के लिए, न्यू के लिए, तो 2 पाई न्यू, और ओमेगा को दोबारा क्या लिख दिया, 2 पाई न्यू करके लिख लिया। अगला जो काम है वो क्या करना है, ई मैक्स बताना है। ई मैक्स बताना है तो एन बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, 2 पाई न्यू। ठीक है, मैक्स में क्या करते हैं, साइन वाले हिस्से को हटा देंगे, सारा डाटा जो है वो क्वेश्चन ने दिखा रखा है वो वैल्यू पुट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने बना। अगला जो सवाल है उसके बारे में अगर मैं काम करूं तो लास्ट जो क्वेश्चन है शायद, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, टाइप काफी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे जो है ना वो ध्यान से समझे क्वेश्चन जो है वो करना क्या है। ठीक है, स्टेट फैराडेज लॉज, फैराडे लॉ जो है वो बताने हैं, 2 लॉ हैं फैराडे के। पहला तो वही है, व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कोइल। नंबर 2 कि ईएमएफ, अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये काम जो है ना वो आपको बताएं। अगला जो है ये क्वेश्चन जो है वो दिखा रखा है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझें। फिगर शोज आर रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर जो है वो दिखा रखा है। ठीक है, इन विच पी क्यू इज फ्री टू मूव, बल्कि जो ये पी क्यू वाला एज है ये आप मूव करवा सकते हैं, जैसे इंजेक्शन का जो सिस्टम है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं ना, इसी तरीके से काम जो है ना वो यहाँ हो सकता है।
ठीक है, कि इस पी क्यू को उठा के आप कहाँ ला सकते हैं, 0 पे, और कहाँ के ले जा सकते हैं, 2b तक। ऐसे क्वेश्चन ने जो है वो आपको कहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने जो है वो आपको कह रखा है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, फील्ड जो है वो x0 से कहां तक चलता है, xb तक। ठीक है, और b के बाद अगर आप देखें तो फील्ड कितना हो जाता है, 0। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि b के बाद जो फील्ड है वो कितना है, 0। pq जो है उसका रेजिस्टेंस r है, तो pq को 0 से लेके कहां तक लेके जा रहा है, 2b तक। 0 से उठा के कहां तक ले जाओ इसको, 2b तक, और दोबारा इसको कहां तक ले आओ, 0 तक ले आओ। तो उसके लिए आपने जो है फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ के ग्राफ्स जो है वो बना के देने हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैंने आपको पहले भी ये सवाल समझाया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप इंजेक्शन की तरह लेके चलो कि आपके पास इंजेक्शन है और ये यहाँ तक जो है वो क्या अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल। तो आप जब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर जाओगे तो मेडिसिन का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज। आगे तो है ही नहीं, तो वो लेवल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। आप दोबारा लाओगे तो वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और उसके बाद यहाँ के बाद वो क्या करना शुरू कर जाएगा, डिक्रीज करना। ठीक है, तो अगर हम काम करें तो चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या है कि यहाँ पे फ्लक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स का ग्राफ बनाना है और x के साथ बनाना है। ये x0 है, फिर कितना है, b है, फिर कितना है, 2b, फिर कितना है, b, और दोबारा से कितना है, 0। इस तरीके से काम करना है। तो 0 से लेके b तक वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी। फिर b से लेके 2b तक क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर 2b से दोबारा उल्टा लाएंगे तो भी क्या रहेगी, सेम। लेकिन b से आगे जब इसको बंद करूंगा तो वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। अब ऐसे अगर फ्लक्स का ग्राफ दिखाया जाए या ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ दिखाया जाए तो करंट का फॉर्मूला जो है बेटा वो आपको पता है। ये मैंने बता दिया, यहाँ तक फील्ड था वो इंक्रीज करेगा, आगे है ही नहीं तो वो क्या रहेगा, सेम। फिर उल्टा लाऊंगा तो भी सेम रहेगा, और जब डिक्रीज करूंगा तो यहाँ तक वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे करके काम हो जाएगा। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, ये फाई का ग्राफ बना लिया एक्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेन जो बात आपको जो समझाई थी, और न्यूमेरिकल्स में भी जिसका आपने इस्तेमाल करना है, कि ईएमएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ वाली चीजें जो है सर वो कैसे चलेंगी, जब फ्लक्स जो है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो कैसा होता है, 0। यहाँ पे फ्लक्स जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इस रीजन में ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो कितना रहेगा, 0। फिर अगला जो काम है वो आपको क्या पता है कि सर ई का फॉर्मूला है, और ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ई का फॉर्मूला है और ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे डी फाई बाई डी टी क्या कर रहा है, इंक्रीज। इस पहले वाले रीजन में फाई जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो ये तो प्लस है और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ईएमएफ जो है वो कैसे में आएगा, नेगेटिव में। बढ़ते हुए कैसे में जाता है, नेगेटिव। और जब वो घटेगा तो उस टाइम पे कैसा बन जाएगा, वो पॉजिटिव। ये याद रखना बेटे। ठीक है, मैंने क्या बताया, इतने वाले रीजन में वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। फिर क्या हो रही है, कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, और फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब जब वो कांस्टेंट है तो उस टाइम पे आंसर तो कितना है, 0। बढ़ते हुए कैसा आएगा, नेगेटिव, और घटते हुए कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये काम जो है ना वो आपने बनाना है। इतने काम में कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला जो काम है इस केस में, ईएमएफ इंड्यूस के बारे में अगर हम बात करें तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, बीएलवी। मोशनल ईएमएफ का केस जो है वो आपको पता है, ईएमएफ मैक्सिमम। करंट बताना होता, करंट का भी सेम टाइप से ग्राफ जाता, और करंट का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो उसका नाम क्या हो जाता है, बीएलवी डिवाइडेड बाई आर। ऐसे ही फोर्स बताना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल। और पावर बतानी है तो वो क्या हो जाती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक बात ध्यान रखनी है, हालांकि इसने पूछा नहीं हुआ, ये सारे ग्राफ जो हैं वैल्यू वाइज तो क्या होते हैं, अलग। वैल्यू वाइज तो ये ग्राफ जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग। ठीक है, ईएमएफ का, करंट का, और किसका, फोर्स। वैल्यू तो अलग अलग होती, लेकिन नेचर क्या रहता, सेम। ये नेगेटिव रहता और ये कैसा रहता, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको पावर का बनाना पड़ जाता तो पावर का ग्राफ जो है बेटा वो पॉजिटिव ही रहता। या तो पावर कितनी होती, 0, या पावर जो है वो कैसी रहती, पॉजिटिव रहती। इसने पूछा नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। पावर हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव बनानी, ये ध्यान जो है वो आपने रखना है। तो ईएमआई एसी के बेसिस पे जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। अगला जो चैप्टर है वो फिर हम कर रहे होंगे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये काम जो इसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछ लेंगे। ठीक है, थ्योरी जो है वो अलग अलग वीडियोस में अवेलेबल है, और न्यूमेरिकल्स जो है वो इसमें अवेलेबल है। ठीक है।